नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह जी, जो कि आपके सवालों का जवाब देंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो वकील साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और अगर आपको कोई कानूनी राय, कोई कानूनी सलाह चाहिए, किसी कानूनी मुद्दे पर आप जानकारी चाहते हैं तो देर मत कीजिए, अपना फोन उठाइए और स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर लाइव कार्यक्रम के दौरान अपनी समस्या का समाधान वकील साहब से पा सकते हैं। आपसे एक विनती है कि जब आप हमें कॉल करें उस दौरान आप अपने टीवी के वॉल्यूम को कम कर दें या फिर अपने टीवी से दूर जाकर बात करें, ताकि आपकी बात को, आपके सवाल को हम ठीक तरीके से सुन सकें और उसके बाद आपके उस सवाल का जवाब वकील साहब के द्वारा आपको दिया जा सके। शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम की। वकील साहब, पार्टनरशिप एक्ट को लेकर दर्शकों ने बहुत सारे सवाल भेजे थे। पार्टनरशिप एक्ट क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं, क्यों किया जाना चाहिए, इस सब पर आपकी क्या राय है? देखिए, पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस एक्ट के आने के बाद इसका जो प्रभाव है वो खास तौर से वाणिज्यिक क्षेत्र जो हैं, जो बिजनेस एरिया है, बिजनेस एरिया में इसका अहम इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि कोई भी फर्म, जब फर्म को बनाया जाता है, उस फर्म को बनाते समय जो भी उसमें पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट पूरे बिजनेस का बेस होता है। साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिसमें प्रॉफिट लॉस दोनों को प्रॉपरली मेंशन किया जाता है और किसके क्या राइट हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लायबिलिटी है। ये सारा पार्टनरशिप एक्ट में जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, वो जो एक्ट में जो प्रॉपर प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आगे बिजनेस रन होता है। तो हम इसको सरल भाषा में, यानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि दो पक्ष, यानी टू पार्टीज या दो पार्टियों से ज़्यादा लोग भी, कभी किसी एग्रीमेंट में 2 लोग पक्षकार होते हैं, किसी एग्रीमेंट में 2 से ज़्यादा लोग भी पक्षकार होते हैं, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, या उस पार्टनरशिप में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे इसकी लिमिट नहीं है। जो भी पार्टनर्स हों, वो पार्टनर्स की फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, उनके जो लायबिलिटीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके अपने लॉसेस के बियर करने की जो कैपेबिलिटी है, वो सारा उस एग्रीमेंट में मेंशन किया जाता है, जिससे आगे के बिजनेस को रन करने में सहयोग मिलता है और जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में फाइनेंशियल बेनिफिट, फाइनेंशियल लॉसेस को भी शेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बिल्कुल। तो देखिए, पार्टनरशिप एक्ट को लेकर जो बातें आपने बताई ये बहुत ज़रूरी हैं, खासतौर पर उन लोगों का जानना जो बिजनेस में पार्टनर्स बनते हैं। लेकिन आमतौर पर जब पार्टनर की बात आती है तो हमारे मन में ऐसा आता है कि 2 लोगों के बीच पार्टनरशिप होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब पार्टनर्स 2 से ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे मामलों में इस एक्ट में किसे कितना अधिकार मिलता है और क्या ये सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं? देखिए, जैसा कि मैंने अभी दर्शकों को बताया, एक्ट के अकॉर्डिंग जो अधिनियम में विधान है उसके अनुसार जब भी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा उसमें जो भी पक्षकार हैं, सपोज दैट 4 पार्टीज़ हैं, ABCD 4 पार्टीज़ को उस फर्म में जो उनका कैपिटल इन्वॉल्व है, उस कैपिटल के इन्वॉल्व होने के अकॉर्डिंग उनके अपने राइट को मेंशन किया जाएगा। सपोज दैट ABCD 4 पार्टीज़ हैं और 4 पार्टीज़ के अपने राइट, उनके अपनी कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है और एक बिजनेस को एक फर्म के माध्यम से आगे रन करना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो 4 पार्टनर्स हैं, वो 4 पार्टनर्स कितना अपना कैपिटल इन्वॉल्व कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि कैपिटल इक्विवेलेंट ही हो, कैपिटल किसी का कम हो सकता है, किसी का ज़्यादा हो सकता है। वो इसलिए कम ज़्यादा भी हो सकता है कि किसी को पार्टनर इसलिए रखते हैं कि वो जो वर्किंग है उस वर्किंग को वो पूरा एग्जीक्यूट करेंगे, इसलिए उन्हें वर्किंग पार्टनर के रूप में एक्सेप्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसके अकॉर्डिंग जो शेयर होल्डर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनके अपने राइट का एस्टेब्लिशमेंट होता है। बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग पार्टनर्स हैं, अगर ज़्यादा संख्या में है तो भी सेम चीज़ ही होती है।
लेकिन वर्तमान के समय में हम अगर देखें तो धोखेबाजी के मामले वकील साहब कई सारे आते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि बिजनेस में लोग पार्टनर्स होते हैं लेकिन एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है जब फाइनेंशियल चीजों को लेकर दोनों के बीच नहीं बनती है, तो ऐसे मामलों में क्या ये जो एक्ट है ये मददगार साबित होता है? क्या अगर पार्टनरशिप जब लोग करते हैं उस दौरान ही कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए जाएं जिससे बिजनेस में आने वाले वक्त में इन चीजों से, इन समस्याओं से वो बच सकते हैं? देखिए, जब भी किसी फर्म को इस्टेब्लिश किया जाता है तो फर्म की आइडेंटिटी फर्म के पार्टनर्स से है। अगर पार्टनर्स फर्म में वर्क कर रहे हैं तो फर्म का जो नेम है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी उसकी तभी है ना जब उस फर्म में कोई कार्य हो रहा हो, यानी कोई बिजनेस उसमें रन कर रहा हो। और बिजनेस रन करने के लिए उसके जो पार्टनर्स उनके अपने अपने राइट और लायबिलिटीज होती हैं। अब आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग सेक्शन 4 में जो डिफिनीशन दी गई है, जो परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक लोग जब किसी फर्म को स्थापित करते हैं और उस फर्म के संचालन के लिए, उस फर्म के को रन करने के लिए कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, उसको रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उस एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उन टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स हैं उनके अपने राइट और लायबिलिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा, यानी इस्टेब्लिशमेंट उनका माना जाएगा। अब यहाँ पर एक लीगल क्वेश्चन यह आता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं यानी जो पार्टनर्स हैं, वो पार्टनर्स के अपने किस तरह से एग्रीमेंट प्रिपेयर करें कि उस एग्रीमेंट में उनके अपने राइट सिक्योर रहें, या उसके साथ में ऐसा कोई और डॉक्यूमेंट वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं जिससे उनके अपने राइट को सिक्योर किया जा सके। यहाँ पर हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है कि जब पार्टनरशिप के साथ में किसी फर्म का प्रादुर्भाव होता है, कोई फर्म बनती है, तो उस फर्म के बनने के बाद में उस फर्म का पैन नंबर जनरेट होता है, उसका पैन भी लिया जाता है। पैन लेने के बाद उसी फर्म के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन होता है, जैसा एग्रीमेंट में राइट जिसको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बैंक के खाते के संचालन का अधिकार भी उसी आधार पर मिलता है। और उसके बाद जिस तरह से फर्म में टर्नओवर की ग्रोथ, टर्नओवर जिस तरीके से बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग उनको टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे इनकम टैक्स की बात करें या अदर टैक्सेस की बात करें, जो भी है वो सारे टैक्सेस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन 3 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो एग्रीमेंट बेस हो गया, बैकबोन ऑफ द फर्म हो गया, बैकबोन ऑफ द बिजनेस हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में उस जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट के रूप में है, उस डॉक्यूमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो पूरे बिजनेस को आगे चलाने के लिए महती उसकी ज़रूरत है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट में जब फ्रेमिंग उसकी की जाती है तो उसको फ्रेम करते समय उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखना चाहिए, जिससे कि जब भी कभी कोई डिस्प्यूट हो तो उस डिस्प्यूट के लिए लीगल प्रोसीडिंग में जा सकें, चाहे आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में जा सकें, चाहे सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जा सकें, या कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई है तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए जा सकें। तो ये एग्रीमेंट के बारे में दर्शकों को हम आगे बताएंगे, लेकिन जो बेस है ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, किसी भी फर्म के संचालन के बेस उसका एग्रीमेंट ही है। बिल्कुल, यानी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। इस पर हम आगे भी विस्तार से बातचीत करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, गाजीपुर से रामबली जी हमारे साथ में है। रामबली जी, बहुत स्वागत आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, समस्या बताएं अपनी। जी 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 सर। हेलो। हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल बताएं। ऐसा है कि मेरा लड़का एक था, NVW में इस पर वारंट हो गया था, तो 2 साल से वो फरार चल रहा था। उसके वो एवज में हमारे घर की कुर्की हो गई, दरवाजा खिड़की पूरा दरवाजा घर का सामान उठा ले गए पुलिस और उसको खड़ा बना दिया। तो अब लड़का हमारा जो है अरेस्ट होकर के जेल में निरुद्ध हो गया है, तो हमारा मकान अब कैसे रिलीज होगा? देखिए, आपके घर की जो कुर्की हुई
वो कोर्ट ने जो उस क्रिमिनल केस में आदेश किया, सेक्शन 82, 83 की प्रोसीडिंग्स हुई होंगी, यानी सेक्शन 82 में धारा 82 में आपको नोटिस गया होगा, उस नोटिस के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी तो धारा 83 की कार्रवाई हुई होगी। अब आपके हिसाब से, यानी आपने जो अपने फैक्ट्स रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके घर के जो कुर्क हुआ सामान है वो संबंधित थाने में जमा होगा या किसी की सुपुर्दगी में दिया गया होगा। आप दोनों बातों को बहुत ही गंभीरता से समझिए, क्योंकि जिस समय पुलिस किसी भी घर को, किसी भी सामान को कुर्क करती है ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में, तो उसका एक वो पंचनामा बनाती है, उनकी एक फेरिस्त बनाती है और उस फेरिस्त में सारे सामान का, घर की सिचुएशन का, क्या क्या कुर्क किया गया, उसका पूरा विवरण होता है और उसको वो उस जो उनका कोर्ट द्वारा उनको प्रोसेस भेजा गया उस प्रोसेस के साथ वो कोर्ट में सबमिट करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट में वो सबमिट करते हैं तो कोर्ट में उसका रिकॉर्ड होता है। आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दीजिए, उस एप्लीकेशन के साथ में एक एफिडेविट दीजिए कि आपका कुर्क किया गया सामान जो भी ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में थाने में जमा है या किसी की सुपुर्दगी में है, कृपया उसको रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि आपका बेटा सरेंडर होकर जेल चला गया है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑनरेबल कोर्ट के पास ये राइट है कि वो सामान को किसी की सुपुर्दगी में तो आपको वापस करने का आदेश कर सकती है, या थाने में जमा है तो उसका रिलीज़ करने का आदेश कर सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कोर्ट में जो एप्लीकेशन देंगे एफिडेविट के साथ में, उसमें आप सारे जो भी आपके सामान हैं उनका विवरण प्रॉपरली दीजिएगा और यह भी उसमें मेंशन करिएगा कि आपके पुलिस द्वारा इस कार्रवाई को करते समय क्या क्या लॉसेज हुए हैं। तो लॉसेस की रिकवरी आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग में नहीं हो सकती है, लेकिन आप चाहें तो उस लॉसेस के लिए आप सिविल कोर्ट में प्रोसीडिंग कर सकते हैं उनके खिलाफ, यानी सिविल प्रोसीजर के माध्यम से रिकवरी की बात कर सकते हैं जिन पुलिस अधिकारियों द्वारा नुकसान किया गया आपका। क्योंकि किसी भी कोर्ट के आदेश के कंप्लायंस को करते समय पुलिस को यह विधिक अधिकार नहीं है कि वो घर के खिड़की दरवाजे तोड़ दे या घर को क्षतिग्रस्त कर दे या सामान को क्षतिग्रस्त कर दे, ये उनके अधिकार नहीं है। ये अधिकार किसी भी तरीके से किसी कोर्ट द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दिए भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर पुलिस जो इस तरह का कृत्य करती है निश्चित रूप से वो कृत्य अपने हिसाब से करती है, जिसकी क्षतिपूर्ति की भरपाई करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं अधिकारियों को होती है अगर आप उनके खिलाफ कोई भी क्षतिपूर्ति की कार्रवाई दीवानी प्रक्रिया से करते हैं। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वकील साहब, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप को लेकर। हमने 2 से ज़्यादा पार्टनर्स अगर हैं तो क्या करना चाहिए, इसको लेकर भी बात कर ली। लेकिन पार्टनरशिप में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ चीज़ों के टैक्सेस भरने होते हैं। जब कोई बिजनेस शुरू होता है तो उस दौरान कई सारी जिम्मेदारियाँ भी सारे पार्टनर्स की होती हैं। क्या जब ये एक्ट के तहत डॉक्यूमेंटेशन होता है, क्या उसमें इन सारी चीज़ों को भी सुनिश्चित किया जाता है कि आखिर कब किसकी कितनी लायबिलिटी होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आम लोगों को इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं, एग्रीमेंट सेक्शन 4 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जब एग्रीमेंट किसी फर्म के लिए बनता है, बिजनेस को रन करने के लिए कोई एग्रीमेंट बनता है, तो उस एग्रीमेंट में सबसे पहले तो एग्रीमेंट किसके बीच में हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है, उन पार्टीज़ का पूरा डिटेल मेंशन होगा उस एग्रीमेंट में। यानी फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, जो भी जितनी भी पार्टियां हैं उन पार्टियों का अपना डिटेल मेंशन होगा। उसके बाद उन पार्टियों में से जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर्स का डिटेल भी उसी के साथ में मेंशन होगा। यानी पार्टी का मतलब ही पार्टनर्स का डिटेल, नेम, फादर नेम, एड्रेस, उनका अपना जो मोबाइल नंबर, इन सब का। उसके बाद उनका डिटेल और उनका पर्सनल पैन, अगर उनका पर्सनल है तो उस पैन का डिटेल, उनके अपने जो और उनकी वर्थ है उसका डिटेल। उसके बाद आता है कि वो लोग इस पार्टनरशिप को क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप। ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप आता है तो उसमें उन्हें लिखना होता है कि हम इस नाम से, इस नाम की फर्म को बना रहे हैं जिस फर्म के माध्यम से हम इस बिजनेस को रन करेंगे। यानी वहाँ पर फर्म का नेम भी प्रॉपरली उन्हें ओपन करना होगा। उसके बाद फर्म के साथ ही उनको जो ऑब्जेक्ट में फर्म का नाम तो आ ही गया, उसके साथ में उसमें क्या बिजनेस करेंगे उस बिजनेस को भी उन्हें मेंशन करना होता है, क्योंकि ये टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट में, एग्रीमेंट में ये मेंशन करते हैं कि हम ये व्यापार करेंगे, यानी आप किसी सपोज दैट आपने कहा कि मैं ट्रेडिंग करूंगा किसी भी
प्रोडक्ट की। अब ट्रेडिंग करने का ऑब्जेक्ट में आपको मेंशन करना नेसेसरी होगा। आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसको भी मेंशन करना नेसेसरी होगा। आप इंडस्ट्री स्थापित करेंगे उसको भी मेंशन करना जरूरी होगा। आप कोई सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उसको भी मेंशन करना जरूरी होगा। तो आपको यह देखना होता है कि कैसे आपको पहले ऑब्जेक्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं इनको आपको ऐड करना है, और एग्रीमेंट में बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं इनको आपको ऐड करना है। ये मैं आपको जैसे जैसे हमसे क्वेश्चन आपके आएंगे वैसे मैं इसका रिप्लाई देते जाऊँगा। बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया। और बिजनेस को लेकर ही हम व्यापारियों के हित के लिए अगर आज बात कर रहे हैं तो इसी में एक सवाल ये भी है कि आखिर व्यापार के लिए ये चीजें कितनी जरूरी है। पार्टनरशिप एक्ट व्यापार के लिए आखिर कितना महत्व रखता है? देखिए, फर्म के बारे में जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फर्म में प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी या पार्टनरशिप फर्म होगी या एलएलपी होगी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में वो बिजनेस करेंगे या लिमिटेड कंपनी के रूप में बिजनेस करेंगे, ये बिजनेस करने वाले पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर उनके बीच में कोई पार्टनरशिप हुई, जिस पार्टनरशिप में उन्होंने ये तय किया कि मैं ये कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करूँगा, इस अमाउंट को मैं इन्वेस्ट करूँगा, इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस को रन करूँगा, और इस बिज़नेस को रन करने के बाद इससे जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को इस रेशियो में, ये तीनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली कि जो पार्टनर्स हैं उनका डिटेल मेंशन होगा। सेकंड, जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल कितनी इन्वेस्ट हो रही है। तीसरा, उनका जो कैपिटल इन्वेस्ट हुई उससे वो बिजनेस क्या करेंगे। चौथा, जो बिजनेस वो करेंगे उस बिजनेस से उनके जो बेनिफिट्स होंगे वो बेनिफिट्स या लॉसेस किस रेशियो में डिवाइड होंगे, और उसमें पार्टनर्स के क्या क्या राइट किसके पास रहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बताना भी चाहूँगा, मान लीजिए किसी ने एक इंडस्ट्री को डेवलप किया, अब उसमें उन्होंने 5 पार्टनर्स के साथ में एक पार्टनरशिप फर्म बनाई। अब उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसमें मेंशन है कि एक पार्टनर इसमें फैक्ट्री का प्रोडक्शन देखेगा, दूसरा पार्टनर मार्केटिंग देखेगा, तीसरा पार्टनर जो होगा वो पब्लिक रिलेशन देखेगा। इन्वेस्टमेंट सबके अपने इक्विवेलेंट होंगे या इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू वर्क उनके कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जब उनके इन्वेस्टमेंट तय हो गए एग्रीमेंट में, उनके अपने राइट तय हो गए एग्रीमेंट में, तो जो एग्रीमेंट में उनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की गई और वो एक दूसरे को एक्सेप्टेड है, तो वहाँ पर जब भी कोई आपस में डिस्प्यूट होगा तो उस डिस्प्यूट के लिए एक क्लॉज साथ में, ये भी नॉर्मल पार्टनरशिप के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें आता है, अकॉर्डिंग टू लॉ आता है कि जब भी कोई विवाद होगा तो इसमें आर्बिट्रेशन एक्ट के जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। या एडीआर के जो प्रोसेस है, एडीआर के जो प्रोसेस में मीडिएशन होगा, कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी, या इस तरह के जो भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी हम लोगों के डिस्प्यूट रिजॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ वो जब बहुत सारे एग्रीमेंट में जो आर्बिट्रेशन है उसके प्रोविजंस को नहीं दिया जाता है, तो फिर वहाँ पर उनको समाधान के लिए प्रोसेस मेंशन करना होता है कि सिविल प्रोसेस से हम लोग सिविल प्रोसेस से अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेंगे। क्रिमिनल प्रोसेस, अगर कोई क्रिमिनल एक्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी फर्म में इस तरह के भी कंप्लेंट्स आती हैं कि फर्म के एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के राइट को कहीं ना कहीं कर्टेल किया है, अमाउंट को उन्होंने ग्रैब कर लिया है, तो वहाँ पर तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी होती हैं। बहुत सारे फर्म में पार्टनर्स के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें अंडर सेक्शन 406, 420, 467, 468 तक के गंभीर मुकदमों को रजिस्टर्ड कराया जाता है। तो यहाँ पर एग्रीमेंट को जब भी कोई उसका राइट अप बनाया जाए तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन को प्रॉपर्ली मेंशन करते हुए, लीगल शेप देते हुए उसको फ्रेम करना चाहिए और उसमें प्रॉपर्ली सबकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस सबकी बहुत ज़रूरी है। और देखिए आज इसीलिए व्यापारियों के हित में हमने ये उनके लिए खास कार्यक्रम रखा है। लेकिन बघेल साहब, व्यापार में कई बार प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस भी हो जाता है। ऐसे में पार्टनर्स के बीच में इनका विभाजन कैसे होता है, ये डिवाइडेशन कैसे होता है? देखिए, जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस करने वाले व्यक्ति बेनिफिट के लिए बिजनेस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस रन करते समय अपने आप जनरेट हो जाती हैं, या ऐसा कुछ पोजीशंस आ जाती हैं जिसके अकॉर्डिंग जो बिजनेस में बेनिफिट के लिए प्रिजम्पशन रहता है वो बिजनेस की जगह लॉस, बिजनेस में बेनिफिट की जगह लॉस हो जाते हैं। तो अब लॉस जब हो जाते हैं तो जिस तरीके से बेनिफिट में शेयरिंग है, यानी एग्रीमेंट में जिस तरह से पार्टनर्स की शेयरिंग को मेंशन किया गया है, सपोज दैट किसी ने 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब इन्वेस्टमेंट 1 लाख का किया, लेकिन
और दूसरे व्यक्ति ने उसमें 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है कैपिटल, तो टोटल कैपिटल हो गई दो लोगों के बीच में 2.5 लाख रुपए। अब जो शेयरिंग होगी वो शेयरिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन होगी। उसमें जिसने 1 लाख डिपॉजिट किया, यानी 1 लाख जिसने इन्वेस्ट किया, उसका कहना है कि मैं फैक्ट्री को रन करूंगा, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगा उसको सारा मैं देखूंगा, और आप एज अ इन्वेस्टर हमारे साथ में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो बिजनेस में बेनिफिट होगा वो बेनिफिट हमारा आपका 50-50% का होगा। तो वहाँ पर 50-50% के बेनिफिट के साथ में वो एग्रीमेंट आगे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अब उसी टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर उसी फैक्ट्री में लॉस हो जाते हैं तो लॉस के लिए उन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन इस तरह से मेंशन की कि जो लॉस होगा वो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बियर किया जाएगा, यानी जिसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसका लॉस कम होगा, जिसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उसका लॉस ज़्यादा होगा। तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा असमानता लगती है। तो एग्रीमेंट में समानता होनी चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन में जो भी पार्टीज़ हैं उन पार्टीज़ का बेनिफिट और लॉस ये उन लोगों को अपने हिसाब से एसेस करके मेंशन करना चाहिए, जिससे कि आगे इलीगलिटी कोई ना दिखाई दे एग्रीमेंट में। बहुत सारे इस तरह के बिजनेस करने के लिए फर्म बनाई जाती हैं जिसमें बिजनेस कोई रन ही नहीं कर रहे हैं, फर्म को उन्होंने बना लिया और फर्म के द्वारा वो कुछ समय तक तो काम करते हैं, फर्म को वो लीगली बाइंड अप भी नहीं करते हैं और फर्म को ऐसे ही रहने देते हैं। तो वहाँ पर भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि फर्म जैसे ही बनती है, फर्म के बाद एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद उसमें आपको डिपार्टमेंट्स के रजिस्ट्रेशन भी कराने होते हैं, चाहे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो या अदर टैक्सेस के लिए आपको अदर फोरम में कोई रजिस्ट्रेशन कराना हो, आपको बेनिफिट हो रहा है तो उसका इंटीमेशन भी देना, आपको रिटर्न भी सबमिट करना है। अब तो बहुत सारे रूल्स ऐसे आ गए जिसमें जैसे ही फर्म आपकी बनेगी, उस फर्म के बनने के बाद में बिजनेस रन करने के लिए आपको गवर्नमेंट के बहुत सारे पॉलिसीज़ के भी सपोर्ट लेने होते हैं, बहुत सारे बैंक के फाइनेंशियल सपोर्ट भी लेने होते हैं। तो इन सब के लिए आपकी टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी सभी चीज़ों को ठीक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कराना भी उतना ही ज़रूरी है। और बिजनेस में, व्यापार में पार्टनरशिप कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरीके से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसके लिए क्या एक्ट है, इस पर हम विस्तार से बात कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में। आज हम व्यापारियों को लेकर विस्तार से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लखवीर सिंह जी हैं, पंजाब से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी, अपना सवाल बताएं। आवाज नहीं आ रही मैडम? हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल बताएं। हाँ जी सर, हमने 156(3) धारा के तहत दोषियों के खिलाफ केस डाला हुआ है कोर्ट में, निचली कोर्ट में सर। उसमें उन व्यक्तियों ने हमारे खिलाफ जो पहले केस डाला हुआ था उसमें वो हार के चुके हैं केस में। वो 156 वाली चल रही है। हमारा क्वेश्चन है सर, जब वो केस हार गए हैं, झूठे तथ्यों के साथ उन्होंने पेश किया हुआ था, तो क्या उसके केस की एप्लीकेशन 156 के साथ हम अटैच कर सकते हैं? कोई इसके साथ कार्रवाई हो इनको झूठा केस करने की, माना नहीं करने की, जहाँ डॉक्यूमेंट गलत पेश करने की, 156 का जो चल रहा है सर उसमें अब डाल सकते हैं हम? ये प्रश्न है हमारा जी। देखिए, पहला जो आपका केस है जिसमें आपको उन्होंने एज अ एक्यूज इम्प्लीट किया था, अब उस केस में वो केस हार चुके हैं, वो केस आपके पक्ष में हुआ है आदेश। और महत्वपूर्ण ये है कि जो उसमें डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट्स आपके अकॉर्डिंग फेक थे, तभी वो केस हारे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी लेने के साथ आपने जो 156 सब क्लास 3 सीआरपीसी में प्रोसीडिंग की, यानी 156(3) में जो आपने कार्रवाई की है, उसमें आप उस सर्टिफाइड कॉपी के कंटेंट्स को मेंशन करते हुए अपनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उनके खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर्ड कराने की बात कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जब आपके पास वो एविडेंस है जो आपको लगता है कि फेक है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट उसमें स्वतः संज्ञान ले सकती है, यानी कोर्ट सेल्फ कॉग्निजेंस ले सकती है और आपको कोर्ट को सेल्फ कॉग्निजेंस लेने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो एज अ कंप्लेंट केस वो अपने पास रजिस्टर्ड कर लेंगे उसको, लेकिन जांच उसकी वो 203 सीआरपीसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वो पुलिस से ही करा सकते हैं, या 202 में भी प्रोविजंस हैं कि कोर्ट को ये राइट है कि पुलिस के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करा सके या उसकी जांच करा सके। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे मेरा अनुरोध है कि आप सबसे पहले जो आपका 156 सब क्लास 3 का केस है, उस केस में उन पुराने वाले केस के सारे डिटेल्स को मेंशन करते हुए उनकी सर्टिफाइड कॉपी को एनेक्स करिए।
अगर आपने 155 में जो घटना दिखाई है उसमें आपने उन डॉक्यूमेंट्स के फोर्ज होने की बात कही है, आपने ये लिखा है कि मेरी मानहानि हुई है, इससे सेक्शन 500 के एलिगेशंस भी आपने लगाए हैं, तो ये आपको जिस केस की जो आपने लिखा है, एप्लीकेशन लिखी है, उस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या रिलीफ मिलेगा इस पर डिपेंड करता है। दूसरा, आप अगर मानहानि की बात करते हैं, मानहानि में आप दंड का जो विधान है यानी जो पनिशमेंट है, आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं उसमें सेक्शन 500 में आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, उस कंप्लेंट में उनको कोर्ट द्वारा तय होने के बाद दंड मिल सकता है। लेकिन आपकी अगर लगता है कि आपको आर्थिक जो आपका नुकसान हुआ है आपको कॉम्पनसेट भी किया जाए, फाइनेंशियली कॉम्पनसेट किया जाए आपको, तो आप उसके लिए सिविल प्रोसेस में भी जा सकते हैं। सिविल प्रोसेस में सिविल कोर्ट में एक सूट आप फाइल कर सकते हैं, सूट फॉर रिकवरी ऑफ कॉम्पनसेशन। आप इस सूट को फाइल कर सकते हैं और उसमें उन लोगों को पार्टी बना सकते हैं जिनके द्वारा आपको हैरेस किया गया है, आपके खिलाफ केस किया गया है और उस केस में वो कुछ प्रूफ नहीं कर पाए हैं, तो उनको आप पार्टी बना के, अगर वो केस स्टेट केस था तो आप उसमें स्टेट को भी पार्टी बना सकते हैं। स्टेट केस का मतलब आप बेहतर समझते होंगे, आपके एडवोकेट ने आपको बताया होगा। दो तरीके से केस होते हैं। स्टेट केस में स्टेट वर्सेज एक्यूज का नेम होता है, एंड दूसरा जो तरीका उसमें कंप्लेंट केस अगर है यानी इस्तिगासा कोई है तो उसमें पार्टी बनाम पार्टी होता है। तो अगर वो स्टेट केस होगा तो स्टेट को भी आप पार्टी उसमें बना सकते हैं। यानी कोई भी कॉम्पनसेशन आप सिविल प्रोसेस से अगर लेते हैं यानी आर्थिक कोई लाभ लेते हैं तो उस आर्थिक लाभ को लेने के लिए आपको उस पार्टी को जिसने आपके खिलाफ कंप्लेंट की उसको भी पार्टी बनाना होगा, स्टेट को भी पार्टी बनाना होगा और कंपनसेशन आप दोनों से डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब व्यापारियों के हित की बात करते हैं। व्यापारियों ने बहुत सारे सवाल एग्रीमेंट को लेकर भेजे हैं और देखिए एग्रीमेंट को लेकर वैसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कई बार एग्रीमेंट भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी पूरे होते हैं, बावजूद इसके जो पार्टनर्स होते हैं इनके बीच में विवाद होता है। क्या ऐसे मामले में एग्रीमेंट के बाद भी, विवाद के बाद अगर होता है विवाद, तो क्या लीगल सपोर्ट मिलता है? जब भी कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद फर्म रन करने लगी, फर्म के अंतर्गत बिजनेस होने लगा। अब वो जब एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो अप दोनों पार्टीज द्वारा या दो से अधिक पार्टी जो भी हैं उनके द्वारा नहीं किया जाता है तो वहाँ पर डिस्प्यूट रेज होता है। अब जब डिस्प्यूट रेज होता है तो यदि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में वो लोग जाते हैं, मध्यस्थता की कार्रवाई कराते हैं, तो वहाँ पर यही एग्रीमेंट उनका बेस करता है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती है। उसमें जो भी क्लेमेंट होता है वो लिखता है कि इस टर्म्स एंड कंडीशन का फॉलो अप नहीं किया गया है हमारे पार्टनर द्वारा। तो अब जब उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाया जाएगा तो उस एलिगेशन को लगाए जाने के साथ उनको अपना एविडेंस भी देना पड़ेगा, उनको प्रूफ ये करना पड़ेगा कि उनकी जो भी कार्रवाई थी उस कार्रवाई में उनको जो सेकेंड पार्टी है, जो उनकी पार्टनर है, उसने ये ब्रीच किया है। तो जहाँ पर ब्रीच प्रूफ हो जाता है वहाँ पर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में जिसने क्लेम किया है उसको बेनिफिट मिल सकता है। और अगर किसी ने टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं माना है और कोई ऐसा क्रिमिनल एक्ट किया है जिस क्रिमिनल एक्ट के करने से दूसरे पार्टनर को लॉस हुए हैं तो वो उस पार्टनर के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी कोर्ट में कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई कार्रवाई अगर की जाती है कोई डिस्प्यूट रेज होने की सिचुएशन में तो वहाँ पर एविडेंस क्या होगा? एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो ये एग्रीमेंट ही होगा जो फर्म को बनाते समय एग्जीक्यूट किया गया है। तो एग्रीमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे ही आगे की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग तय होता है कि किसने क्या ब्रीच किया है, किसने क्या बेनिफिट ज़्यादा ले लिया है, किसने क्या लॉसेज बेयर किए हैं। तो ये सारी बातें उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती हैं। बिल्कुल। वापस अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। व्यापारियों की बात हो रही है, व्यापारियों के लिए जो पार्टनरशिप एक्ट है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। वकील साहब, कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस में हेरा फेरी के मामले सामने आते हैं, कई बार लोग अपराध भी करते हैं। तो ऐसे में एक फर्म जो रजिस्टर्ड है, जिसमें 2 पार्टनर्स रजिस्टर्ड है, अब उस अगर बिजनेस में एक पार्टनर कोई धोखाधड़ी करता है या वो सिर्फ पार्टनर के साथ ही धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक आपराधिक तौर पर आम लोगों के साथ, अपने जो कस्टमर्स हैं, जो उसके कंज्यूमर्स हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करता है, तो ऐसे में अगर सजा मिलती है तो किसे मिलती है? ऐसा तो नहीं कि दोनों क्योंकि पार्टनर हैं, जो दूसरा पार्टनर है वो कैसे बच सकता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू ये है। इसमें
जब भी कोई एग्रीमेंट हो तो उस एग्रीमेंट में जिसके जो राइट हैं वो राइट प्रॉपरली मेंशन किए गए हों। यहाँ पे एक पार्टनर ने अगर कोई क्रिमिनल एक्ट किया है या फर्म में बहुत सारे ऐसे बिजनेस के तरीके होते हैं जिन तरीकों में लाभ हानि के लिए कुछ बिजनेस को डार्क साइड से, कुछ मतलब ग्रे साइड से, कुछ वाइट साइड से उसको हम लोग रन करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो भी गलती की गई है किसी दूसरे के द्वारा, उसका प्रॉपर एविडेंस जो सेकंड पार्टी उसके पास होना चाहिए। सेकंड पार्टी के पास किस तरह से होगा, क्योंकि जो ऑन बुक्स है वो तो सेकंड पार्टी अपने पास रख सकती है, उसको प्रेजेंट कर सकती है, लेकिन ऑन बुक्स नहीं है तो उसको कैसे करेगी। वहां पर उसको अपनी इंटीमेशन जरूर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को, जो अथॉरिटीज हैं उनको देनी चाहिए कि हमारे पार्टनर्स को ये राइट मिले थे, इन राइट के साथ में उन्होंने इस तरीके से क्रिमिनल एक्ट किया है जिसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन मैं लॉ का जब प्रश्न आता है तो मुझे यह बताना बहुत ही आवश्यक होता है कि किसी फर्म द्वारा कोई भी क्राइम किया गया है तो फर्म के जो पार्टनर्स हैं सबकी प्रॉपर लायबिलिटी बनेगी। लेकिन यदि इंडिविजुअल पर्सन द्वारा कोई क्राइम किया गया है तो उस इंडिविजुअल पर्सन द्वारा किए गए क्राइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल पर्सन की होती है, उसमें दूसरे पार्टनर्स को उन लायबिलिटीज से बचा लिया जाता है। ठीक है, एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अनुराग जी हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? अगर सर क्रेडिट कार्ड का बिल अगर की पे ना करें तो सर की क्या इश्यूज आ सकते हैं सामने? क्रेडिट कार्ड आपको जो जारी किया गया है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या बैंक से, वो आपकी एक क्रेडिट लिमिट के अकॉर्डिंग जारी किया गया है। अब उसका अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस पेमेंट की रिकवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, रिकवरी की रिस्पॉन्स जो राइट हैं वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या बैंक के पास होते हैं। तो यहाँ पर आपके अगेंस्ट में वो रिकवरी की प्रोसीडिंग कर सकते हैं। रिकवरी की प्रोसीडिंग के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में वो सिविल प्रोसेस में जा सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसेस में भी जा सकते हैं। बैंक के पास राइट है, दोनों तरीके से रिकवरी की बात कर सकते हैं। आपका जो अमाउंट क्रेडिट लिमिट, आपको जो क्रेडिट कार्ड दिया गया उसमें जो क्रेडिट लिमिट थी उसके अकॉर्डिंग जो आपने अमाउंट यूज़ किया और उसको बैंक को पे नहीं किया तो बैंक इंटरेस्ट के साथ में उसको आपसे रिकवर करेगा। एक सर्टेन पीरियड तक अगर आप उस पेमेंट को नहीं कर रहे हैं उसके बाद ही बैंक की प्रोसीडिंग से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोविज़न भी बता देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप बैंक में, यदि आप उस लिमिट के आपने जो भी अमाउंट है उसको आपने यूज़ किया है और उसको आप इंटरेस्ट साथ पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो बैंक में बहुत सारी लोक अदालत में प्रोसीडिंग्स बैंक की होती हैं इस तरह के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, इस तरह के डिस्प्यूट में मीडिएशन करने के लिए। तो आप वहाँ पर भी अपनी बात रख के, लोक अदालत जब भी लगेगी, बैंक्स की लोक अदालत भी होती हैं जो न्यायालय में लगती हैं या बैंक के अपने अथॉरिटीज़ जो मीडिएशन के लिए हैं उनके पास लगती हैं, तो वहाँ पर अपनी बात को रख के आप अपने अमाउंट को उसमें कुछ विवाद भी करा सकते हैं। तो आप सेटलमेंट का ये प्रोसेस भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, हमने व्यापारियों के हित को लेकर विस्तार से बात की है, लेकिन व्यापारियों के साथ साथ कुछ सवाल और भी दर्शकों ने हमें भेजे थे और व्यापारियों में ये भी सर है कि जीएसटी को लेकर अब तक एक बहुत सारे डाउट्स रहते थे लेकिन अब वो दूर हो चुके हैं। लेकिन पार्टनरशिप में भी क्या जीएसटी अलग अलग पार्टनर्स को भरनी होती है या एक पूरी फर्म के साथ जीएसटी जाती है तो उसमें पहले ही एग्रीमेंट के दौरान ये सुनिश्चितता हो जाती है कि किसे कितना जिम्मेदारी उठानी है? देखिए, जब भी पार्टनरशिप, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब पार्टनरशिप की डीड प्रिपेयर होती है, एग्जीक्यूट होती है, तो उसमें पार्टनर्स क्या बिजनेस करेंगे ये ऑब्जेक्ट में आ जाता है। तो जो वो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में टर्नओवर के अकॉर्डिंग उनके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी होती है। अगर उनका 40 लाख तक का टर्नओवर है तो उस पर जीएसटी की क्या स्लॉट है, उससे ऊपर का टर्नओवर है तो क्या स्लॉट है, उससे नीचे का टर्नओवर है तो क्या स्लॉट है। ये सब एक्ट में प्रोविजंस दिए हुए हैं। हम लोगों ने जीएसटी पर स्पेशल कई प्रोग्राम्स किए भी हैं पहले के न्यूज़ के माध्यम से, आगे भी आने वाले समय पर स्पेशल प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, क्योंकि बिजनेस का टर्नओवर जो हो रहा है वो फर्म पर हो रहा है, किसी इंडिविजुअल पर्सन पर नहीं हो रहा है। तो जब टर्नओवर पर बिजनेस हो रहा है तो उसी टर्नओवर पे टैक्स भी इंक्लूड होगा, जहाँ पर टैक्स का जो स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग 5%, 18%, 28%, जो भी
उसका 7% जो भी उसका स्लॉट है उसके अकॉर्डिंग जीएसटी की लायबिलिटी फिक्स होती है और वो फर्म को देनी होती है। और फर्म अगर पे नहीं करती तो इंडिविजुअल जो उसके पार्टनर्स हैं उनसे भी रिकवरी के प्रोविजंस हैं। बिल्कुल, तो हमने व्यापारियों को लेकर बात कर ली। कुछ और भी सवाल है जो दर्शकों ने भेजे थे। वकील साहब, दहेज प्रथा ये भी एक समाज की बहुत बड़ी समस्या रही है। एक लंबे वक्त से इसको हमने कुप्रथा के तौर पर झेला है। इस पर हम बात करते हैं। एक दर्शक हमारे साथ में, सबसे पहले उनको जोड़ते हैं। केसी सिंह साहब हैं। सिंह साहब, स्वागत आपका। क्या सवाल है आपका? सिंह साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बताएं, अपना सवाल बताएं सर। मैडम, सिमन बोल रहा हूँ हरियाणा से। जी सर, अपना सवाल बताइए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल बताएं सर। हाँ मैडम, मेरा सवाल हिंदू सक्सेशन एक्ट से है। हेलो जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ मैडम, संपत्ति है, संपत्ति है, जो पिता है उसके अपना नहीं। उनकी आवाज़ ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं हम, माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अपने कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ते हैं। दहेज प्रथा को लेकर हम बात कर रहे थे, लेकिन अब वर्तमान के समय में इन सारी कुप्रथाओं से निजात पाने के लिए सरकार ने कठोर कानून भी बनाए हैं। लेटेस्ट क्या बदलाव किया गया है कानून में? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी लेटेस्ट लॉ इस पर अभी आया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया है, न्यूज़पेपर में लोगों ने देखा होगा, जिसपे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A को एक वीपन के रूप में यूज़ किया जाने लगा है, जो नहीं किया जाना चाहिए। अभी एक केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट ऑर्डर किया, 498A की जो FIR रजिस्टर्ड कराई, वाइफ ने कराई, और वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ में उनके सिस्टर को, उनके ब्रदर को, उनके मदर फादर सबको उसमें एक्यूज़ बनाया। जो एलिगेशन लगाया, शादी के बाद वो साथ में रहीं और 4 साल पहले वो अपने हस्बैंड को छोड़ के मायके में रहने लगी। अब उन्होंने 4 साल बाद FIR कराई कि जो घटना है वो घटना शादी के बाद मेरे देवर, शादी के समय मेरे देवर मुझसे दहेज में एक कार और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, वो पेमेंट दिया गया, उसके बाद शादी हुई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कंटेंट्स हैं, ये कंटेंट्स लॉजिकल या नेचुरल नहीं लगते हैं। ये कंटेंट्स ऐसे हैं जैसे फैब्रिकेटेड कोई कंटेंट्स को ऐड कर दिया गया हो और कंप्लेनेंट का ऑब्जेक्ट सिर्फ यही हो कि वो किसी तरीके से हस्बैंड और उनकी फैमिली को हैरेस करे। और यहाँ पर मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब भी कोई FIR होती है और उसके बाद उसमें चार्जशीट भी अगर लग गई, ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट हो गई, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये राइट है कि किसी भी इस तरह के फेक एलिगेशन पर चार्जशीट को भी क्वेश्चन कर सकती है, जो कि अंडर सेक्शन 482 CRPC के जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो कार्रवाई को अपने कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब 498A का केस रजिस्टर्ड कराया गया, तो रजिस्टर्ड कराते समय आपने 4 साल तक इस तरह की घटनाएं अगर कोई हुई तो उनके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं की, और 4 साल बाद अचानक आपने दहेज की मांग की जा रही है या शादी के समय की गई, और की किसके द्वारा की गई, देवर के द्वारा या नंद के द्वारा की गई, तो ये थोड़ा सा असामान्य आरोप लगता था। इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि वीपन के रूप में 498A का यूज़ नहीं होना चाहिए। इसमें एक्चुअल जो भी ऑकरेंस हैं उन पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो सुनिश्चित हों, लेकिन इस तरह के फेक एलिगेशन लगा के प्रेशर बनाने के लिए, पनिशमेंट दिलाने के लिए अगर इस तरह की कार्रवाई की जाती तो विधियोचित नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, RS जिंदल साहब है, हरियाणा से हैं। बहुत स्वागत सर आपका। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा सवाल ये है कि हिंदू जी बताइए सर। संपत्ति है। हेलो जी बताएं। हाँ, हिंदू सक्सेशन एक्ट में। जी सर, अपना सवाल बताएं आप। हाँ मैडम, मेरा वकील साहब से सवाल है कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो पैतृक संपत्ति है उसमें बच्चे जो हैं वो अपने पिता से उसके जीवित रहते हुए अपना हिस्सा मांग सकते हैं या नहीं? ठीक, देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो प्रोविजन है बहुत ही स्पष्ट है। इस पर कई ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अपनी विधि व्यवस्थाएं भी हैं। माता और पिता द्वारा जो स्व अर्जित संपत्ति है, उनके द्वारा जो खुद अर्न की गई है प्रॉपर्टी,
खुद अर्न करके पैसे से जो प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश की गई है उस पर उनके बेटा और बेटी अपना राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक कि माता और पिता की सहमति ना हो। ये बिल्कुल क्लियर लॉ है। अब इसमें फादर चाहे तो किसी एक बच्चे को अपना प्रॉपर्टी दे सकता है या किसी दूसरे को दे सकता है या सबको इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ पर कोई भी चाइल्ड यानी कोई भी सन या डॉटर प्रेशर से अपने फादर या अपनी मदर से उनकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता है। इसके बाद आगे जो लॉ की सिचुएशन है उसमें अगर वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, बाबा की संपत्ति है, तो वहां पर उनका राइट इस्टेब्लिश होता है, लेकिन पिता की संपत्ति पर विधिक अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दहेज प्रथा को लेकर हम बात कर रहे थे वकील साहब। दहेज प्रथा में हमने ये तो बात कर ली कि जो लोग जबरन या फिर अब लोग कानूनों का फायदा भी उठाने लगे हैं, महिलाओं में खासतौर पर ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। लेकिन जो वास्तविक मामले हैं जिनमें सच में ऐसी घटनाएं उनके साथ हुई हैं जो वाकई में प्रताड़ित महिलाएं हैं, उन मामलों में आखिर न्याय मिलने में देरी क्यों होती है अभी भी? देखिए, जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, विवाहिता जब अपने ससुराल जाए तो उनको सामंजस्य बना के रखना है। ये घर से सिखाकर ही भेजा जाता है, मायके से सिखाकर ही भेजा जाता है। तो सामान्य तौर पर लड़की पक्ष ये कभी नहीं चाहता है कि कोई डिस्प्यूट हो, लेकिन डिस्प्यूट या सामंजस्य नहीं बन पाने के कारण इरेज होता है। तो वहाँ पर निश्चित रूप से जब भी कोई घटना हो उसके बारे में जो भी एविडेंस हो उन एविडेंस को कलेक्ट करके रखना शिकायत करती के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यानी जो महिला है जिनकी तरफ से कंप्लेंट की गई है उनके पास अपना कोई ऐसा एविडेंस ज़रूर होना चाहिए जिसमें उनको प्रताड़ित किया गया है इस बात का प्रूफ हो, चाहे वो मैसेज के माध्यम से धमकी देने की बात हो या वहाँ पर मारपीट की बात हो या कोई भी ऐसा, या वो अपने द्वारा अपने मायके के लोगों को इंटीमेशन ही कोई देती रहे कि साहब देखिए अभी इन्होंने आज मेरे साथ ये एक्ट किया, कल ये एक्ट किया, अभी ये डिमांड कर रहे हैं। जो भी है, अगर उसका एविडेंस होता है तो केस को आगे रन करने में आसानी होती है। ऑनरेबल कोर्ट में जब ट्रायल चलता है तो ये एविडेंस ही सपोर्ट करती है। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट ये भी बहुत है कि जो एविडेंस है उस एविडेंस, क्योंकि बहुत सारे मामले सामान्य तौर पर परिवारों में जब हम लोग रहते हैं तो कोई भी बहू आती है तो ये उसके दिमाग में कतई नहीं होता है कि हमारा कोई विवाद होगा तो हम उसकी एविडेंस कलेक्ट करेंगे। सामान्य तौर पर इस तरह की सिचुएशंस नहीं होती हैं, लेकिन न्यायालय के समक्ष जाने पर अगर एविडेंस होता है तो केस को जल्दी खत्म कराया जा सकता है। यहाँ पर जो शिकायत करता है उनको अपनी कार्रवाई को न्यायालय में जल्दी जल्दी पूर्ण करने के लिए प्रोसीडिंग को परस्यू भी प्रॉपर करना चाहिए। एक अच्छे एडवोकेट के माध्यम से अपने कंटेंट्स को पेश करें, अपने एविडेंस को प्रेजेंट करें और केस को जल्दी सबसाइड करा सकते हैं। बिल्कुल वकील साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सवालों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम वकील आपका में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।